हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मान्या एकेडमी। और आज से हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा एंग्लो सेक्शन पीरियड, जो कि हमारा काउंट होता है 450 एडी से 1066 एडी तक का जो समय है, ये एंग्लो सेक्शन पीरियड माना जाता है। पर उससे पहले भी कुछ ट्राइब्स यहाँ पर रहती थी, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ताकि हमें शुरुआत से ही हमारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। इसे आप ऐसे ले सकते हैं कि बहुत समय पहले एक यूरोप में ज़मीन का टुकड़ा था, और उस टुकड़े पर सबसे पहले जो आई ट्राइब्स, जो लोग रहते थे, उन्हें केल्ट्स के नाम से जाना जाता था। और इसी केल्ट्स ट्राइब का दूसरा नाम क्या था? ब्रिथॉन्स। और इस ब्रिथॉन्स नाम के आधार पर उस लैंड के टुकड़े का नाम ब्रिटेन पड़ गया। तो ये जो केल्ट्स और ब्रिथॉन्स जो हैं, ये एक ही ट्राइब के दो नाम हैं, और इसी नाम के आधार पर उस लैंड के टुकड़े का नाम ब्रिटेन पड़ा। तो कुछ समय बाद यहाँ पर ब्रिटेन में रोम से रोमन आए। आप इसे ऐसे ले सकते हैं जैसे इंडिया की खोज करते करते पोर्चुगीज़ वास्को डी गामा अटलांटिक ओशन के रास्ते इंडिया में आया, और उसने इंडिया की खोज की। उसे इंडिया का नाम दे दिया क्योंकि वो इंडस नदी के साथ लगता हुआ एक लैंड का टुकड़ा था कोई, और उसका नाम जो है वास्को डी गामा ने इंडिया रख दिया। तो इसी तरह से आप इसे भी ले सकते हैं कि जो रोम से रोमन आए, और रोमन आए तो यहाँ पर जो केल्ट्स, ब्रिटेन में केल्ट्स ट्राइब्स थी, वहाँ पर निवास कर रही थी, रह रही थी पहले से। उन पर आक्रमण किया और वो जीत गई और यहाँ पर रहने लगी। तो जब केल्ट्स और रोमन लोग यहाँ पर रह रहे थे, तो एक तीसरी ट्राइब थी जिसका नाम था पिक्ट्स। ये ट्राइब अक्सर रोमन्स और केल्ट्स पर आक्रमण किया करती थी, हमले किया करती थी, और ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्राइब्स थी। और इससे बचने के लिए रोमन के किंग हॉर्नियस ने एक वॉल का निर्माण किया, एक दीवार बनाई, जिसे हॉड्रियन वॉल्स के नाम से जाना जाता था। और अगर हम रोमन्स की लैंग्वेज की बात करें तो उनकी लैंग्वेज थी लैटिन। ये अपने साथ लैटिन लैंग्वेज को लेकर आए थे, और इनके जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी थी। ये क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और रोमन्स लोगों ने यहाँ पर ब्रिटेन में काफ़ी सालों तक शासन किया, यहाँ पर रहे। पर जब वो यहाँ पर आ गए तो उनकी खुद की कंट्री रोम पर दूसरी ट्राइब्स ने हमला कर दिया। और जब ये बात रोमन किंग को पता लगी तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो चले अपनी कंट्री को बचाने के लिए, केल्ट्स लोग भाई तुम अपना देखो। तो अब जब रोमन अपनी कंट्री चले गए तो जो केल्ट्स ट्राइब्स थी वो अकेली पड़ गई पिक्स के हमलों का सामना कर पाने के लिए। तो उसने क्या किया कि 3 जर्मैनिक ट्राइब्स को बुलाया अपनी रक्षा के लिए। और वो जर्मैनिक ट्राइब्स जो थी 3, वो इस प्रकार हैं: एंगल्स, सेक्शन और जूट्स। जो एंगल्स थी वो सदर्न स्कैंडिनेविया से आई थी, और सेक्शन जो है नॉर्दर्न जर्मनी से थी, और इसमें जूट्स की जो संख्या है ना वो बहुत कम थी, और जो मेजॉरिटी में थे वो थे एंगल्स। एंगल्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी इसमें, और इसी के नाम पर पहले क्या था, वो ज़मीन के टुकड़े का जो नाम था वो ब्रिटेन था। किसके नाम पर? ब्रिथॉन्स के नाम पर। केल्ट्स, जो केल्ट्स थी उन्हीं को ब्रिथॉन्स कहा जाता था, और उन्हीं के नाम पर उस ज़मीन के टुकड़े का नाम ब्रिटेन पड़ गया था। अब जबकि एंगल्स लोग यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी है, तो यहाँ पर इस लैंड के टुकड़े का नाम एंग्ला लैंड यानी कि इंग्लैंड पड़ गया। तो अब जबकि ये तीनों ट्राइब्स एंगल, सेक्शन और जूट्स यहाँ पर रहने लगे हैं, तो इन्होंने पाया कि यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। तो इन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे केल्ट्स, उनको मार भगाया, और जो केल्ट्स थे वहाँ से भागकर वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में जाकर बस गए। और यहाँ पर इन 3 ट्राइब्स ने ये जो लैंड है इंग्लैंड, जिसे अब इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, इसे 7 भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे एसेक्स, वेसेक्स। पर इन 7 नामों को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से जो वेसेक्स था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो अगर हम इनकी रिलीजन की बात करें तो एंग्लो सेक्शन जो लोग थे वो पेगन थे।
पेगन क्या होता है कि जो किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करते हैं उन्हें पेगन कहते हैं। और इनमें क्या थी, हीरोइक क्वालिटीज़ थी, वॉरियर क्वालिटीज़ इनमें थी। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इनकी लैंग्वेज थी जर्मैनिक लैंग्वेज, और ये ओल्ड इंग्लिश से बहुत मिलती जुलती थी। और अगर हम कंपैरिजन करें तो इससे पहले जो रोमन लोग आए थे जिन्होंने ब्रिटेन पे शासन किया था, जो जिसे कि अब जो हम इंग्लैंड कहते हैं, तो उनकी लैंग्वेज क्या थी, लैटिन थी, और उनकी जो रिलीजन थी वो क्रिश्चियनिटी थी। तो इस प्रकार हम एंग्लो सैक्सन पीरियड में देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो प्रिवेल कर रही थी। तो ये जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है ये बेसिकली ब्रिटॉन्स की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, लैटिन थी। और अब जो एंग्लो सैक्सन की जो लैंग्वेज है वो जर्मैनिक लैंग्वेज है। इन दोनों के मिक्सचर से बनी है और मेनली 4 प्रकार के डायलेक्ट से मिलकर बनी है। अब ये डायलेक्ट्स क्या होते हैं, डायलेक्ट्स होते हैं रीजनल लैंग्वेजेस। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हरियाणा में आप देखें तो पंचकुला में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है। और अगर हम देखें कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट जो कि अटैच हैं राजस्थान से, वहाँ पर थोड़ी बांगर सी बोली भाषा जो है वो बोली जाती है। और अगर देखें कि गुड़गांव साइड में थोड़ा सा अलग एक्सेंट आता है। तो इस तरह से क्या है ना कि अगर हम एग्रीगेट बात करें तो हम कहेंगे हरियाणा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम अगर एग्रीगेट बात करें तो ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी। पर ओल्ड इंग्लिश में भी जो है वो छोटे थोड़े अलग अलग डायलेक्ट से मिलकर बनी है। तो मेनली 4 जो डायलेक्ट्स थे ना वो उन्होंने सरवाइव किया, और ये 4 डायलेक्ट्स के नाम इस प्रकार हैं, नॉर्थम्बियन डायलेक्ट्स, मर्शियन, कैंटिश और वेस्ट सेक्शन। और 6th सेंचुरी में सेंट अगस्टाइन एक मिशनरी का काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि पूरी इंग्लैंड में कन्वर्जन करने में लगे हुए थे लोगों का क्रिश्चियनिटी में, कि क्रिश्चियन जो बिलीफ है, बाइबल्स की जो बातें हैं उसको फैलाने में लगे हुए थे लोगों के बीच में, और लोगों का कन्वर्जन जो है क्रिश्चियनिटी में करने लगे थे कि वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लें। तो ये सब जो बातें कर रहे थे ये लैटिन भाषा में थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पहले केल्ट्स थे या रोमन्स थे उनकी लैंग्वेज लैटिन थी और वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, तो वो क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। और अब जो एंग्लो सैक्सन है वो वॉरियर क्वालिटीज़ है, हीरोइक क्वालिटीज़ उनमें हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, बहादुरी की जो क्वालिटीज़ हैं वो उनमें ज़्यादा है। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है ये हमें देखने को मिलेगा पोइट्री में। तो इसी तरह की पोइट्रीज़ जो हैं लिखी जाएंगी। तो इस समय पोइट्री तो बहुत कम लिखी गई थी, क्योंकि ज़्यादातर जो पोइट्री का काम होता था वो ओरली होता था, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, और जो ट्राइब्स थी वो ज़्यादातर लड़ाई झगड़ों में बिज़ी रहती थी। तो इसमें इस पीरियड में जो है पोइट्री बहुत कम देखने को मिलती है, पर जितनी भी देखने को मिलती है उसके आधार पर हम फीचर्स देखेंगे पोइट्री के क्या थे। तो मेनली हमें 4 फीचर्स ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में देखने को मिलते हैं, जिनमें से पहला है सिज़ोरा। सिज़ोरा का मतलब है कि ग्रीक और लैटिन वर्स होता है, मतलब पोइट्री की लाइन होती है जो कि मिडल से ब्रेक हो जाती है, मतलब पोज। एक लाइन आप पोइट्री में बोल रहे हैं और बीच में थोड़ा सा रुक जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिज़ोरा। और दूसरा फीचर है एलिट्रेटिव वर्स। एलिट्रेटिव वर्स मतलब जैसे कि आप कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड लगातार जो मैच करते हैं, अनुप्रास अलंकार जिसे आप कह सकते हैं। और कैनिंग, कैनिंग का मतलब होता है कंपाउंड वर्ड्स टू डिनोट समथिंग और समबडी। और जैसे कि अगर आपको ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना है, आप ह्यूमन बॉडी ना कह के आप हाउस ऑफ बोन कह दें तो इससे क्या होगा, और इसमें हाइफन का प्रयोग होता है तो इसे हम कहते हैं कैनिंग। और 4th फीचर है 4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस। तो यदि पेपर में यूजीसी में या किसी भी इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में पोइट्री की क्या क्या फीचर्स थे, या आपको कोई लाइन दे दी जाए तो और उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा फीचर है, कैनिंग है या सिज़ोरा है, तो आप इजीली बता सकते। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो लिटरेचर है
वो हमारे आसपास जो भी कुछ घटित होता है उन्हीं को पन्नों पे उतारा गया है। तो अब इस एज में हमने देखा कि जो पहले रोमन्स आए थे, जो अपने साथ लैटिन भाषा लेके आए थे और वो क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इस एज में हम देखते हैं कि जो 6th सेंचुरी में सेंट अगस्टाइन थे, वो जुटे हुए थे कन्वर्ज़न करने में, इंग्लैंड का, पूरे इंग्लैंड का कन्वर्ज़न करने में, क्रिश्चियनिटी को फैलाने में। तो यहाँ पर हमें कौन सी पोइट्री देखने को मिलेगी? रिलीजियस, जिसमें कि जो क्रॉस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रॉस का जो सिंबल है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तो हो गई रिलीजियस पोइट्री, और दूसरी बाद में हमने देखा कि एंग्लो सेक्शन और जूट्स ट्राइब्स आई थी, वो किस में बिलीव करती थी, किस रिलीजन में? पेगन में। और पेगन का क्या मतलब होता है कि जो किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करती है, और उनके अंदर क्या थी? हीरोइक क्वालिटीज़ थी, वॉरियर वाली क्वालिटीज़ थी। तो जो वॉरियर वाली क्वालिटीज़ थी, तो हमें हीरोइक पोइट्री देखने को मिलेगी यहाँ पर, और कुछ लिरिक्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेनली यहाँ पर हमें 3 तरह की पोइट्री जो है, एक हीरोइक, एक रिलीजियस और लिरिक्स पोइट्री यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम अब 1 बाय 1 इनका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं हीरोइक पोएम बियोवुल्फ का। तो जो बियोवुल्फ का जो मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिला, तो इसके ऊपर ना तो राइटर का नाम था और ना ही इसके ऊपर कोई टाइटल वगैरह दिया हुआ था। ये तो इसकी जो मेन कैरेक्टर है बियोवुल्फ, उसके आधार पर इसका नाम बियोवुल्फ पड़ा। और ये जो बियोवुल्फ है, ये जर्मैनिक हीरोइक पोएम है। अब जर्मैनिक क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि जो एंग्लो सेक्शन के जो लोग थे वो जर्मन से आए थे, और उनकी जो क्वालिटीज़ क्या थी? हीरोइक थी। तो ये जर्मैनिक हीरोइक पोएम है। और किस तरह की पोएम है? एपिक पोएम है, बड़ी ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई है, और जो लगभग 3182 लाइन, 3182 लाइन्स की है। और ये कैसी लाइन है? एलिट्रेटिव लाइन्स हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पोइट्री के फीचर्स कैसे होते थे? एलिट्रेटिव होते थे। और ये लाइट में कैसे आई? मतलब पहले ये ऑब्सक्योरिटी में पड़ी हुई थी, इसका अता पता नहीं था। तो सबसे पहले 1815 में, 1815 में आइसलैंडिक डैनिश स्कॉलर हैं थॉर्कलिन, जिनका नाम है, उन्होंने एक एडिशन प्रिंट किया, एन एडिशन ऑफ पोएम के नाम से। तब ये जो है पोएम बियोवुल्फ लाइट में आई। ठीक है, इसके बारे में लोगों को जानने को मिला। और J.R.R. टॉल्किन ने एक ऐसे लिखा है इस पे, ऑन ट्रांसलेटिंग बियोवुल्फ, और विलियम मॉरिस ने इसका ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि मेन पॉइंट्स इसके क्या थे। अब इसकी थोड़ी सी हम समरी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डेनमार्क के एक किंग हैं जिनका नाम है हॉर्थगर, और उनका एक बड़ा सा हॉल है, और उस हॉल का नाम है ह्यूरॉट। तो इस हॉल में बैठ के जो हॉर्थगर हैं और जो उनके कोर्टियर हैं, वो डिस्कशन करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक जो मॉन्स्टर आता है, वो उनके लोगों को खा जाता है और परेशान करता है। तो इस मॉन्स्टर से बचाने के लिए बियोवुल्फ आता है, और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, और उसका हाथ लेके जो है हॉर्थगर के पास जाता है। तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और फिर उसके बाद, क्योंकि जो मॉन्स्टर है मर जाता है, तो उसकी मदर आती है, और मदर उसका बदला लेने के लिए आती है बियोवुल्फ से। तो वो उसकी मदर को भी मार देता है अपनी तलवार से। तो इस तरह से जो दोनों माँ बेटों जो मॉन्स्टर हैं, उनको मार देता है। और इस तरह से 50 साल बीत जाते हैं, 50 ईयर्स बीत जाते हैं। तो 50 ईयर्स के बाद एक मॉन्स्टर और आता है। इसका सामना भी बियोवुल्फ बहुत बहादुरी से करता है, पर उससे सामना करते वक्त वो खुद भी जख्मी हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके सम्मान में वहाँ पर बियोवुल्फ का स्टैचू बनाया जाता है। तो ये थी कहानी, जिसमें कि हीरोइक जो एस्पेक्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो सेकंड हमारी हीरोइक जो पोएम है वो है वॉल्टियर। और वॉल्टियर में क्या होता है कि एक किंग होता है वॉल्टर, जिसका नाम वॉल्टर होता है, और कहाँ का किंग होता है? एक्वेंटाइन का। और इसकी एक लवर होती है हिल्डेगिथ, और ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं ट्रेजर को चुराने का। कहाँ से? कोर्ट ऑफ एथेला से। और इसके अलावा तीसरा करेक्टर होता है किंग ऑफ बरगेंडी, जो कि ट्रेजर के पीछे होता है। तो ये तीनों लोग जो हैं ट्रेजर के पीछे होते हैं, और इनके रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेजर को चुराने की, ये
चीज़ इसमें डिस्कस की गई है वॉल्टियर पोएम में। तो दूसरा हम देख लेते हैं लिरिक्स पोइट्री, और इसमें पहला है एक्स्ट्रा बुक रिडल, और ये फर्स्ट कलेक्शन थी रिडल्स की। रिडल्स क्या होती हैं? पहेलियों की। और इसमें है वंडरर। दूसरी पोएम क्या है? वंडरर। और वंडरर में क्या होता है कि एक ओल्ड मैन होता है और वो बता रहा होता है कि उसके यूथ में एक अटैक हुआ था, उसके बारे में बता रहा होता है, और किस तरह से उसमें लाखों लोग मारे गए थे ये बताता है, और लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि लोगों को पीसफुली रहना चाहिए। अगली हमारी पोएम है सी फेरर, जो कि एलिजी है, और ये 124 लाइन में 124 लाइंस में लिखी गई है। और इसमें बताया है सी फेरर ने कि विंटर सीजन में सी में क्या क्या हार्डशिप्स आती हैं वो बताया है, और इसे ट्रांसलेट किया है अमेरिकन पोइट एज़रा पाउंड ने। और अगली पोएम है डियोर्स लेमेंट। इसमें डियोर्स जो है वो एक सिंगर है, और जिसने अपने लॉर्ड का फेवर है वो खो दिया है, तो इस बात से वो दुखी है। और पर जब वो दूसरे लोगों के दुख को देखता है तो वो सोचता है कि मेरा दुख तो इनके आगे बहुत ही कम है, और वो अपने आप को हिम्मत बनाता है और ये कहता है कि जो ये सिचुएशन है मेरी, कि मेरे लॉर्ड ने मेरे ऊपर फेवर करना बंद कर दिया है, ये भी एक दिन दूर हो जाएगी। इसके अलावा वाइफ्स लेमेंट है, जो कि शॉर्टेस्ट पोएम है 53 लाइंस की। इसमें वाइफ जो है, उसका जो हस्बैंड है वो वॉर के लिए चला जाता है, तो वाइफ जो है लेमेंट्स करती है। और अगला है हस्बैंड्स मैसेज। इसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड है अपनी वाइफ को छोड़ के बैटल फील्ड में चला जाता है, और जब वो उसका वॉर कंप्लीट हो जाता है तो वो एक वुड पर एक पोएम अपनी वाइफ के लिए लिख देता है। बेसिकली ये एक रोमांटिक लिरिक है। और अब हम कर लेते हैं कुछ रिलीजियस पोइट्री, और रिलीजियस पोइट्री में सबसे पहला नाम आता है कैडमन का, जिन्हें एंग्लो सैक्सन का मिल्टन भी कहा जाता है, और इंग्लिश के फर्स्ट पोइट के रूप में इन्हें देखा जाता है। और इन्हें एंग्लो सैक्सन का मिल्टन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह मिल्टन ने अपनी ज़्यादातर पोएम्स को गॉड को ऑनर करने में लिखी हैं, उसी तरह से कैडमन ने भी अपनी ज़्यादातर पोएम जो हैं वो गॉड के ऑनर में लिखी हैं। और इसके पीछे क्या बात थी कि जो कैडमन थे वो अच्छे से बोल नहीं पाते थे बचपन में, और ना ही सिंग कर पाते थे, गाना भी नहीं गा पाते थे। तो पहले के टाइम में क्या था कि कुछ लोग ग्रुप में बैठते थे और हार्प होता था, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको पास करते थे, और ये एक गेम की तरह था, पास करते थे। जिसके पास हार्प आता था वो सिंग करता था। तो जब कैडमन के पास आता था तो कैडमन अच्छे से सिंग भी नहीं कर पाते थे, बोल भी नहीं पाते थे। तो एक बार ये रात में जब सोए तो इन्होंने ड्रीम में गॉड को देखा, और गॉड ने इन्हें एक मिरेकुलस पावर दिया, जिसके कारण जब वो मॉर्निंग में उठे तो उन्होंने अपने आप को पाया कि वो बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं और सिंग भी कर पा रहे हैं। तो तब से उन्होंने जो है अपनी पोइट्री को गॉड को डिनोट किया है, और उनके नाम से एक हम पढ़ते हैं कैडमन्स हिम। जो हिम क्या होती है? जो ऐसी पोएम जो गॉड के ऑनर में गाई जाती हैं। और रिलीजियस पोइट्री में दूसरा नाम आता है बेड का, जिन्होंने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखी है, और इसमें बताया है कि किस तरह से इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट हुआ था, इसे बताया है। और ये जो लिखी है, पहले इसे लैटिन में लिखा गया था और बाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया था ओल्ड इंग्लिश में। किसके द्वारा? किंग एल्फर्ड के द्वारा। और इसके अलावा हम देखते हैं लाइफ ऑफ कैडमन। ये एक कलेक्शन है पोइट्री का। और अगर हम देखें तो जो रिलीजियस पोइट्री में हमने बेड किया, कैडमन किया, बेड किया, और थर्ड जो आते हैं वो है सिनवुल्फ। इन्होंने भी रिलीजियस कंपोजिशन लिखी हैं। और एक जो सबसे फेमस इस एज में आता है रिलीजियस पोइट्री, वो है ड्रीम ऑफ रूड्स। अब ये रूड क्या है? रूड है क्रूसीफिक्स, जो क्रॉस का निशान है, जो क्रॉस की जो वुड है उसको कहते हैं रूड। और ये एक क्रिश्चियन पोएम है। और इसमें क्या होता है, जो नरेटर होता है वो ड्रीम में बात कर रहा होता है क्रॉस से। तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
3 सेक्शंस में। और पहला सेक्शन क्या है जिसमें बताया जाता है कि क्रॉस का विज़न के बारे में बताया जाता है। इट टॉक्स अबाउट विज़न ऑफ क्रॉस। और दूसरे सेक्शन में क्या होता है कि जो क्रॉस होता है अपना अकाउंट शेयर करता है जीसस की डेथ पर, कि जीसस की डेथ कैसे हुई ये सब बताता है। और तीसरा है जो ऑथर्स का रिफ्लेक्शन है अबाउट क्रॉस, वो दिखाता है। तो ये 3 भागों में डिवाइड है। और इस तरह से हमने देखा कि इस एज में हीरोइक पोएम और रिलीजियस पोएम और कुछ लिरिक्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर हम प्रोज़ की बात करें तो प्रोज़ जो है इस एज में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। और ये क्रिश्चियनिटी के बाद अगर हम देखें तो किंग एल्फ्रेड ने थोड़ा बहुत जो ट्रांसलेशन का वर्क किया है, जो लैटिन की ट्रांसलेशन थी, लैटिन की जो वर्क थे उनको ट्रांसलेट किया है ओल्ड इंग्लिश में, और इंग्लिश में एजुकेशन देने पर जो थोड़ा जोर दिया है वो किंग एल्फ्रेड ने काम किया था। और एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स जो लिखी, इसमें एंग्लो सैक्सन के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का विवरण देखने को मिलता है। और इसके अलावा बैटल ऑफ माल्डन है, एक राइटिंग वर्क है, और इसमें क्या बताया गया है कि जो वाइकिंग्स थे, ये एक ट्राइब्स का नाम है, और उसने किस तरह से एंग्लो सैक्सन को डिफीट किया, उन्हें हराया, इसका रियल डिस्क्रिप्शन बैटल ऑफ माल्डन में देखने को मिलता है। और इसका बाद में चल के सीक्वल बनाया J.R.R. टॉलकिन ने अपनी एक पोएम होम कमिंग ऑफ बियर्थनॉट सन इसमें बनाया। और ये क्या है कि 2 लोगों के बीच में बैटल के बाद का कन्वर्सेशन है। और इस तरह से हमने देखा कि जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में इसमें कौन कौन सी ट्राइब्स आई, उनके लैंग्वेज का क्या प्रभाव पड़ा, कौन सी लैंग्वेज इस एज में हमने इस पीरियड में बोली जाती थी, और राइटिंग्स कौन कौन सी थी, ये सब हमने देखा। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे चलकर कैसे वाइकिंग्स, जो कि बहुत ही क्रूअल ट्राइब्स थी, उन्होंने एंग्लो सैक्सन के ऊपर आक्रमण किया। और आगे चल के वाइकिंग्स के डिसेंडेंट्स जो रह चुके हैं नॉर्मन, वो भी आए, उन्होंने किस तरह से लड़ा और फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस और हमारी बताई हुई बातें आसान लगती हैं और इंग्लिश लिटरेचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।